कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाँ बच्चों, मोस्ट वेलकम। ये है अपनी हिंदी की पहली क्लास और हिंदी की इस पहली क्लास में हम शुरुआत करेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि से। तो ये जो हमारा टॉपिक है बच्चों, इसमें 3 भागों में हम इसे पढ़ेंगे। 3 भाग कौन कौन से रहेंगे? एक भाग में हम पढ़ेंगे भाषा, दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे भाषा, टॉपिक का जो नाम है वो है भाषा, व्याकरण और लिपि। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसे हम 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद हम इसके प्रश्न आंसर कर लेंगे। तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा और 2 में से पूरे 2 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। आप यकीन मानिए, 2 में से पूरे 2 नंबर आपके, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पर पढ़ना पड़ेगा, मैं जैसा भी पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग। हम इसे 3 भागों में पढ़ेंगे। एक भाग में हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में, दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में और तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे हम अगर पढ़ने जाएं तो बहुत लंबी चीज़ें हो जाती है। ये तो जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले भाषा से, कि भाषा जो है इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाषा की उत्पत्ति के बारे में। भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में। तो भाषा की उत्पत्ति बच्चों भास धातु से हुई है। भास धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी। तो अब देखिए, भास का मतलब होता है व्यक्त वाणी। तो अब इसकी परिभाषा ये बनती है कि हम अपने जो विचार हैं और जो भावनाएं हैं, है ना, हमारे हृदय की जो भावनाएं, मस्तिष्क के जो विचार, तो हृदय की भावनाओं और मस्तिष्क के विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं वो भाषा कहलाती है। क्योंकि भाषा जो है वो भास धातु से बनी है। ध्यान रखना, प्रश्न अगर बनता है कि भाषा किस की उत्पत्ति हुई है या भाषा किस शब्द से बना है, तो भाषा भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी, व्यक्त वाणी। और इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जिन बच्चों को लिखना है वो लिखिए, जिन बच्चों को लिखना है वो लिखेंगे। तो क्या लिखना है कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को, अपने भावों और विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है वह भाषा है, या उसे भाषा कहते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गई भाषा की परिभाषा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इससे एक्स्ट्रा चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे भाषा के भेद। भाषा के भेद या भाषा के रूप। तो बच्चों, भाषा के भेद या भाषा के रूप की अगर हम बात करें तो इसके 2 भेद हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, एक है मौखिक भाषा, और दूसरा इसका रूप है वो है लिखित भाषा। देखो प्रश्न बनता है यहाँ से कि भाषा के भेद होते हैं या भाषा के रूप कितने होते हैं। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा 2 आपको याद रखना है। मौखिक भाषा क्या है कि मौखिक भाषा यानी मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों को मौखिक भाषा कहते हैं। अगर परिभाषा आपको अगर लिखना चाहे तो आप लिखेंगे मौखिक भाषा क्या है, मुख से उच्चारित ध्वनि संकेत मौखिक भाषा है। मुख से जो भी बोल करके व्यक्त किया जाता है वो मौखिक भाषा होती है। ये स्थायी नहीं होती,
मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, जबकि लिखित भाषा क्या है कि ये जो ध्वनि संकेत हैं, इन्हीं ध्वनि संकेतों को जब लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दिया जाता है तो वो लिखित भाषा कहलाती है। लिखेंगे आप कि ध्वनि संकेतों को, ध्वनि, आप लिखते जाइए, ध्वनि संकेतों को, ध्वनि संकेतों को लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दिए जाने पर वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, तो देखो ये हो गई लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है कि लिखित लिपि चिन्हों के माध्यम से जिसको हमने लिखित रूप दे दिया वो लिखित भाषा कहलाती है। और ये जो लिपि चिन्ह होते हैं यही विशेष महत्व रखते हैं बच्चों। ये जो लिपि चिन्ह है ना, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि इस लिपि चिन्हों के माध्यम से ही उस लिपि भाषा उस लिपि के अंतर्गत जाती है। किस प्रकार के लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर कोई भाषा उस लिपि में सम्मिलित होती है। हालांकि ये हम जब लिपि की बात करेंगे तब पढ़ेंगे हमारी हिंदी कौन सी लिपि में जाती है और उस लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं, वहां से भी प्रश्न बनता है। तो अभी हमने दो चीजें देखी है, लिखित मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और जो लिखित भाषा होती है ये स्थायी होती है। भाषा का स्थायी रूप, प्रश्न अगर बनता है कि भाषा का स्थायी रूप होता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, भाषा का स्थायी रूप रिक्त स्थान होता है तो लिखित भाषा, भाषा का स्थायी रूप होता है। ठीक है, अब देखिए भाषा हो गई। अब देखो एक चीज होती है बोली होती है। ठीक है, बोली। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। अब यहां से कई बार प्रश्न इससे भी बनता है, इससे रिलेटेड भी बनता है, बोली से रिलेटेड बनता है। बोली किसे कहते हैं? तो बोली जो है वो भाषा का अविकसित रूप है। बोली जो है ये भाषा का अविकसित रूप है। भाषा का अविकसित रूप, अविकसित यानी अभी उसका पूरा विकास नहीं हुआ है। और दूसरा होता है कि क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, अभी इस विस्तृत क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। इसका व्याकरण नहीं होता, व्याकरण इसका नहीं होता, व्याकरण नहीं होता। साहित्य इसका नहीं होता, इसका साहित्य किसका, बोली की बात करते हैं, साहित्य नहीं होता, नहीं होता। और ये जो बोली है यही बोली विकसित होकर के, परिष्कृत होकर के, अपने साहित्य का विकास करके, निर्माण करके, अपने व्याकरण का निर्माण करके भाषा का रूप धारण करती है। जैसे हमारी खड़ी बोली हिंदी एक बोली का ही विकसित रूप है ना, अब जिसे हम हिंदी को भाषा मानते हैं। तो ये इसकी पहले शुरुआत में ये खड़ी बोली जो थी वही बाद में इसका परिष्कृत रूप जो है वो भाषा होता है। अब प्रश्न ये बनता है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी को कितनी भाषाओं में वर्गीकृत किया जाता है? हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। हिंदी की उपभाषाएं, अब देखो उपभाषाएं या बोलियां भी कहेंगे, बोलियां। प्रश्न कई बार बनता है हिंदी में कितनी बोलियां हैं, जैसे आता है ना हिंदी में कितनी बोलियां, 18 बोलियां सामान्यतः अपन मानते हैं। इसको 5 वर्गों में विभाजित किया है, 5 वर्गों में विभाजित किया। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आएगा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी हो गया हमारा। अब ये पूर्वी जो हिंदी है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, तो ये इसके 5 उपवर्ग हैं बोलियों के। अब इस 5 उपवर्गों को सम्मिलित रूप से मिला करके टोटल 18 बोलियां बनती है। तो अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी में बोलियां कितनी हैं, तो ये आपको याद रखना है हिंदी में 18 बोलियां हैं। अब ये जो पूर्वी हिंदी इसमें कौन कौन सी आती है आप थोड़ा याद रखना, ट्रिक के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा।
बघेलखंड में जो बोली जाती है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है बघेली, छत्तीसगढ़ी, और यहां पर बच्चों हो गई अवधी, अवधी, ये अवधी भाषा। ब्रज बुंदेली, ब्रज बुंदेली, ब्रज बुंदेली और कन्नौजी, है ना, कन्नौजी, कन्नौजी। तो इसको याद कैसे करोगे? ऐसे करना है कि खड़ी हरियाणवी ब्रज बुंदेली में कन्नौजी करे, ठीक है। ऐसे इसे ऐसे याद रखो, और आप अपनी ट्रिक बना सकते हो अपने हिसाब से, जो भी बना लीजिए। खड़ी हरियाणवी ब्रज बुंदेली में कन्नौजी करे। खड़ी का मतलब होता है खड़ी बोली, हरियाणवी बोली, ब्रिज भाषा, ब्रिज जो बोली है, और बुंदेली, और साथ ही साथ कन्नौजी। तो ये आएगा पश्चिमी हिंदी में। अब हम बात करते हैं राजस्थानी की। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी में, राजस्थानी की जो बोलियों की अगर बात करें तो आएगा मारवाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और जयपुरी या हाड़ौती, है ना। ये हाड़ौती जो कोटा बूंदी है, हाड़ौती, हाड़ौती। उसके बाद चौथा बच्चों आएगा पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और 5वें नंबर पे आएगा पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी। राजस्थानी हो गया, बिहारी हो गया। अगर हम बिहारी हिंदी की बात करें बच्चों, तो बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके बाद पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी में आता है गढ़वाली और कुमाऊनी, है ना, कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। और एक होता है बच्चों इसके अलावा, ये कितनी हो गई? 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और इसके अलावा एक है ना दक्षिणी हिंदी। तो इस तरीके से टोटल 18 बोलियां होती है। तो अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी में बोलियां कितनी हैं, हिंदी में बोलियां कितनी हैं, तो याद रखना आपको, हिंदी में बोलियां कुल कितनी है? तो 18 बोलियां हैं टोटल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ेंगे बोली में, अंतिम जो हमारा इसमें एक टॉपिक को हम शामिल करेंगे वो रहेगा इसकी जो है वो इकाइयां क्या है ना, भाषा की इकाइयां। तो अगला जो हमारा पॉइंट आपको लिखना है, भाषा की इकाइयां, बस ये लास्ट पॉइंट है। इसके अलावा भाषा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। भाषा में आपको इतना याद करना है इसकी इकाइयां। तो इसकी 5 इकाइयां है ना, इसमें 5 इकाइयां आती है। वो तो जो हमने पढ़ा 5, वो तो बोलियों के उपवर्ग हैं, बोलियों के उपवर्ग हैं, लेकिन इसकी जो इकाइयां हैं 5, वो इकाइयां क्या है? पहला आपको लिखना है, पहला आप लिखेंगे नंबर 1 आपको लिखेंगे, इसमें लिखना है आपको ध्वनि, ध्वनि। नंबर 2 पे आप लिखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर 2 वर्ण। नंबर 3 शब्द। नंबर 4 पद। और नंबर 5 वाक्य। ये भाषा की इकाइयां हैं, ठीक है। तो अब ये जो था ना, ये तो हुआ अभी भाषा वाला भाग। भाषा वाला भाग इतना पर्याप्त है, अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूट रहा है। हमने भाषा की उत्पत्ति देख ली, भाषा की परिभाषा देख ली, भाषा के 2 रूप देख लिए, लिखित मौखिक भाषा क्या होती है वो भी हमने देख लिया, लिखित भाषा देख लिया। उसके बाद हम बोलियों में चले गए, बोलियां देख लिया। और ये जो उसके बाद बोलियों के बाद में फिर से हम देखा हमने
कि भाषा की बोलियां कितनी है, तो उसके उपवर्ग देख ली हमने, टोटल 18 बोलियां देख ली। उसके बाद भाषा जो है, ये भाषा की हमने इकाइयां देख ली, और इकाइयों में हमने ध्वनि देखा, वर्ण देखा, शब्द देखा, पद देखा और वाक्य देखा। चलो थोड़ा सा ये है कि अगर आपको देखना हो, इनको भी थोड़ा सा विस्तार से हम जान लेते हैं। तो विस्तार से अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि की। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा होता है ध्वनि की। ध्वनि क्या है? तो मुख से उच्चरित जो उच्चारण जो होता है वही ध्वनि है। मतलब मुख से हम अपने भावों और मनोभावों को जो ध्वनि के रूप में जो व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। दूसरा हमारा वर्ण है। तो ये वर्ण जो है बच्चों, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हालांकि हम इसे इतना विस्तार से हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी अगर हम आप जानना चाहें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण क्या होता है? स्वर युक्त व्यंजन। मान लो जैसे ये क है, तो ये व्यंजन हो गया, और इसमें हमने अ जोड़ दिया तो ये स्वर हो गया। तो स्वर युक्त व्यंजन क्या बनेगा? क बनेगा। तो ये हमारा वर्ण हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो वर्ण है, इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। कई बार प्रश्न ये बनता है कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, आपको याद रखना है। तो हिंदी वर्णमाला में बच्चों कुल जो स्वर होते हैं इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं, जैसे अ हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर हम इसकी बात करें स्वरों की, तो ये अ हो गया, फिर आ हो गया, फिर छोटी ई हो गई, फिर बड़ी ई हो गई, फिर ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, फिर बड़ा ऊ हो गया, फिर इसके बाद री हो गया, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है, और फिर आऊ है। तो इस तरीके से ये देखो 11 जो है वो स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसमें भी प्रश्न क्या बनता है कि जो स्वर है ना, इसमें भी एक होता है छोटा स्वर जिसे हम कहते हैं लघु, और एक होता है बड़ा जिसे हम कहते हैं दीर्घ या गुरु। तो इसमें छोटे स्वर कौन कौन से हैं? तो देखो लघु, और इसे ह्रस्व भी कहते हैं, लघु या ह्रस्व। तो लघु या ह्रस्व में आएगा अ, उसके बाद आएगा छोटी ई, उसके बाद आएगा ऊ, और उसके बाद आएगा री। इसके बाद दीर्घ, गुरु या दीर्घ। तो इस दीर्घ में क्या जाएगा? इसमें जाएगा बच्चों आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो स्वर हो गया। स्वर के बारे में आपने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली। अब आता है व्यंजन। अभी हम वर्ण पढ़ रहे हैं। व्यंजन, तो व्यंजन क्या है? तो व्यंजन, पहले तो इनकी व्यंजन क्या है? स्वर के अलावा जो बाकी बचते हैं वो व्यंजन है वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, और इनकी संख्या होती है टोटल 33, है ना, टोटल 33 होते हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो 33 तो व्यंजन है, और 11 स्वर हैं। तो ये 44 वर्ण जो है वो बनते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से अगर छोटे छोटे प्रश्न बनते हो तो आप लोग याद रखेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण जो है वो कितने होते हैं? 44 होते हैं। अब उसके बाद वर्ण के बाद अगला देखो, नेक्स्ट आता है शब्द आता है ना। तीसरा है वो हमारा है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द जो है ना कि सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूं, आप लोग थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह बच्चों शब्द कहलाता है। वर्ण क्या है? जैसे मान लो ये क एक वर्ण है, उसके बाद ये म हो गया, उसके बाद ये ल हो गया। तो ये तीनों को जब हमने जोड़ा ना, तो एक सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता हो। तो ये हो गया क म ल, तो कमल। तो ये एक शब्द हो गया। आया समझ में? नेक्स्ट होता है हमारा चौथा क्या है? शब्द के बाद फिर आता है बच्चों पद, है ना। पद क्या है? तो विभक्ति युक्त शब्दों को हम पद कहते हैं।
विभक्ति युक्त, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि विभक्ति युक्त शब्दों को, विभक्ति युक्त शब्दों को पद कहते हैं। विभक्ति युक्त क्या होता है? आपने देखा होगा जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन हा हो हरे। तो ये जो मैंने पीछे बोला ना, जैसे कर्ता ने, तो ये ने शब्द है, ये विभक्ति सूचक शब्द है। कर्ता ने, जैसे राम ने, है ना, राम ने, तो ये ने शब्द है, ये विभक्ति युक्त है। कर्ता ने। कर्म को, जैसे रावण को, ये को शब्द जो है ये विभक्ति युक्त शब्द है। ये को जो है ये विभक्ति युक्त शब्द है, तो ये पद कहलाता है। विभक्ति युक्त शब्द को हम पद कहते हैं। ये एक पद हो गया। विभक्ति तो इसमें क्या है? ने विभक्ति है, को विभक्ति है, लेकिन इस विभक्ति सहित जो शब्द है वो पद कहलाता है। और नेक्स्ट हमारा बच्चों बचता है वो है वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? आपने देखा होगा पूरा एक वाक्य जिसका अपना एक कर्ता होता है, जिसका अपना एक विधेय होता है, वो क्या कहलाता है? वो एक वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, भाषा संबंधी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। एक बार हम उससे पढ़ लेंगे, व्याकरण वाला भाग भी पढ़ लेंगे, लिपि वाला भाग पढ़ लेंगे। 3 क्लासों में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। तो ये टॉपिक तो आपका हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपका टोटल जो है वो हम 2-3 दिन में इसे पूरा कर देंगे। तो ये मैंने जो कहा था आपको वादे के मुताबिक, ये बता देता हूँ। हमारे रोज शाम को, अभी फिलहाल हमने टाइम इसका शाम का रखा है, रोज शाम को 5 बजे ये हिंदी की क्लास आपको मिलेगी। और उसके बाद अगर हमें चेंज करना पड़ा, क्योंकि हम जैसे ही दूसरे सब्जेक्ट चेंज करेंगे या आप लोग अगर डिमांड करते हैं, तो इसका टाइम हम मॉर्निंग में कर लेंगे, ताकि बाकी क्लासें हम इवनिंग में शुरू कर सकते हैं। तो रोज शाम को 5 बजे हमारे हिंदी की क्लास का टाइम रहेगा। बाकी सब्जेक्ट हमारे हम शुरू करेंगे। इंग्लिश का भी हम करने वाले हैं, हिंदी साहित्य का भी करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस हम अपने विकास जी सर से मैं पढ़वाऊंगा, आपको हो जाएगा कंप्लीट, आपका कोर्स करवा दिया जाएगा। इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारे सब्जेक्ट हम करेंगे। आपका कोर्स का जो एग्जाम है, एग्जाम से पहले कंप्लीट कोर्स हम करवा देंगे, और फ्री क्लास है ये आपकी यहाँ पे यूट्यूब पे आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं अभी आपको पूरा कोर्स चाहिए, तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। नाम है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन RISE। ये हमारा ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी कंपलसरी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य। ये कंप्लीट कोर्स में आपको PDF के रूप में प्रत्येक चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी बताया था, जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे आपको आपका रिजल्ट हाथों हाथ मिलेगा, कितने सवाल राइट हुए, कितने गलत हुए, गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन टेस्ट, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपका कोई टॉपिक हो, आपका कोई डाउट हो, आपका कोई कमेंट हो, आपका कोई क्वेरी हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं रिप्लाई दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास अगर पसंद आई तो इसे लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे, और ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।